हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, जो कि आपका इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट की यूनिट 6 है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होता क्या है। व्हेन वी इन्वेस्ट आवर कैपिटल अक्रॉस फिजिकल बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। जब हम अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग ग्रोथ, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। ग्रोइंग इंटरनेशनल प्रोडक्शन एंड ट्रेड हैज एक्सेलरेटेड द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जैसा ही प्रोडक्शन बढ़ा इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा, तो उसने इन्वेस्टमेंट को भी तो बढ़ाया, क्योंकि जब आप किसी कंट्री से ट्रेड कर सकते हैं या वहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने गुड्स का, तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी वहाँ पर। A country requires international investment for enhancing its production. The need of international investments is more pronounced in developing countries where the capital is scarce. तो अब इसमें कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत सबसे ज़्यादा किसे है? डेवलपिंग कंट्रीज को या डेवलप्ड कंट्रीज को? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास तो रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा है, कैपिटल भी इनफ है उनके पास प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो इतनी डेवलप नहीं है, तो उन्हें ज़रूरत है कैपिटल की, क्योंकि उनके पास इतनी कैपिटल नहीं है, रिसोर्स नहीं है कि उस अपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सकें गुड्स में। तो वही इन्होंने कहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके पास कैपिटल कम है, उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की। तो हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स की होती है या किस तरह हम किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये दो तरीके से होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फर्स्ट आपकी, और सेकंड होती है आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जब आप किसी दूसरी कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं, इसका आप नाम ही देख सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब किसी कंपनी में जो दूसरी कंट्री की, उसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ये लगा सकते हैं कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हैं। आप वहाँ कोई कंपनी चल रही थी, उसे आप परचेज कर सकते हैं, या उस कंपनी को कोई एडिशनल हेल्प दे के उसमें अपना हिस्सा ले सकते हैं। जैसे कोई कंपनी दूसरी कंट्री में चल रही है लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हो सकता है कि आप उसे अच्छी टेक्नोलॉजी देकर वहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकें। तो मतलब कि अब आपने डायरेक्ट उसे टेक्नोलॉजी दी और उसकी कंपनी में हिस्सा ले लिया अपना। ये आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आता है। जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाके वहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं या वहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अकर्स व्हेन investor based in one country acquires an assets in another country with the interest to manage the assets। जब एक कंट्री का इन्वेस्टर किसी दूसरी कंट्री में जाकर वहाँ की असेट्स को एक्वायर करता है विद द इंटरेस्ट ऑफ मैनेज द असेट्स। और किसी चीज को मैनेज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अर्निंग चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए। सेकंड पॉइंट है, द कंपनी इन्वेस्टिंग इन द होस्ट कंट्री आल्सो ट्रांसफर असेट्स सच एज टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो मैंने जैसा भी आपको बताया था कि हम ज़रूरी नहीं कि वहाँ जाके अपनी एक यूनिट खोलें, अपनी कंपनी खोलें या प्रोडक्शन यूनिट खोलें या कुछ भी ऐसा, हम वहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर कर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा तरीका होता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का, वो होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? इसमें आप किसी कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि आपको किसी कंपनी में जाना है, वहाँ कंपनी खोलनी दूसरी कंट्रीज में, या उस कंट्री को टेक्नोलॉजी देकर उसकी किसी कंपनी को अपने हिस्सेदारी करनी उसमें अंदर। ऐसा नहीं होता। इसमें होता है कि उस कंपनी के आप शेयर खरीद सकते हैं, जो कि शेयर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हर कंट्री की अपनी शेयर मार्केट है, हर कंपनी जो उसमें रजिस्टर्ड होती हैं, तो आप उन्हें खरीद कर, या शेयर्स कह सकते हैं या बॉन्ड्स कह सकते हैं, उन्हें खरीद कर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, द फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट्स इन द बॉन्ड्स एंड शेयर्स ऑफ द कंपनीज वेदर इन न्यू और ओल्ड। वही इसमें कह रखा है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है किसी दूसरी कंपनी की, मतलब दूसरी कंट्री की कंपनीज के शेयर्स और बॉन्ड्स खरीद कर, चाहे वो कंपनी नई हो चाहे पुरानी हो।
अब दूसरा इसमें क्या है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऑलवेज मोटिवेटेड बाय द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कंसीडरेशंस। अब एफडीआई है, आप किसी दूसरी कंट्री में जाके प्लांट लगाते हो, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करते हो, तो क्या आप 1 साल या 2 साल के लिए काम करोगे? नहीं, आप 10 साल 12 साल या कह सकते हैं कि जब तक पॉसिबल होगा आपसे तब तक आप वहाँ उस यूनिट को चलाओगे। तो वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो क्या होता है शेयर मार्केट में, आप आज खरीद रहे हैं, हो सकता है आप 6 महीने बाद ही बेच दें उनको, या हो सकता है शाम को ही बेच दें। तो इसमें जो हमारा मेन मोटिव होता है, प्रॉफिट होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। The impact of foreign direct investment is visible in the goods and service market, while portfolio investment influence the assets market. अब अगर आप किसी कंट्री में जाके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या होगी, उससे हम विजिबल देख सकते हैं। क्योंकि जब आप इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी कंपनी में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पर हम प्रोडक्शन ही तो कर रहे हैं। अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो कोई कंपनी प्रोडक्शन कर रही थी, उसे और एफिशिएंट बना रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके, तो उस चीज़ को देखा जा सकता है। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता था, हम शेयर मार्केट में या उस कंपनी के बॉन्ड्स परचेज करते थे, कह सकते हैं कि शेयर्स परचेज करते थे, तो उसे हम कहाँ देख सकते हैं, वो चीज़ विजिबल तो नहीं है। और अगर उसे देखना चाहें हम, या उसका इफेक्ट है, या हमारे कितना हमने कर रखा है, तो उसे हम असेट मार्केट या शेयर मार्केट में देख सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं एफडीआई को हम क्लियरली देख सकते हैं कि उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, या उससे क्या ग्रोथ हो रही है, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से क्या चीज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा है। और आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ नहीं दिखाता, वो सिर्फ आपको दिखाता है कि आपने शेयर मार्केट में या असेट्स मार्केट में कितना परचेज कर रखे हो किसी कंपनी के शेयर्स या नहीं। अब दूसरा है द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज फ्लेक्सिबल कंपैरिजन टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब पोर्टफोलियो में क्या है, आपके पास सिर्फ एक अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप शेयर्स को परचेज कर सकें, सेल्स कर सकें किसी भी कंट्रीज के। लेकिन एफडीआई में क्या होता है, जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके वहाँ का क्लाइमेट पता होना चाहिए, वहाँ की डिमांड पता होनी चाहिए, वहाँ का नेचर पता होना चाहिए, वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पता होना चाहिए। तो जैसे हम कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसका जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल, या कह सकते हैं लिमिटेड प्रोसेस है, वो लिमिटेड स्टेप्स करने पड़ते हैं आपको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि आसान भी है। लेकिन एफडीआई अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है। जब आप एफडीआई में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस कंट्रीज की नीड, डिमांड, वेरिएशंस, हर चीज़ का पता होना चाहिए, और फिर वहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट की क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में पता लग गया होगा। अगर एग्जाम में इनका डिफरेंस आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है एफडीआई एंड डेवलपिंग कंट्रीज, या फिर इसे आप कह सकते हैं एफडीआई के एडवांटेजेस भी, और या फिर एफडीआई और डेवलपिंग कंट्रीज पे इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो देखते हैं, देखिए हर चीज़, कोई भी अगर मार्केट में प्रोडक्ट आता है तो हर प्रोडक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। तो एफडीआई के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, या हम कह सकते हैं एडवांटेजेस हैं, या कुछ फ़ायदे हैं, उन्हें हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट है एफडीआई एज कैपिटल सप्लायर। जब हम किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, या कोई हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करता है, तो वो क्या करता है, अपनी कंट्री की जो कैपिटल है, वेल्थ है, मनी एक्सचेंज है, वो हमारी कंट्री में लेके आता है। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं हम कि हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री की कैपिटल का इनफ्लो होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है एफडीआई एज अ रिमूवर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्स्ट्रेंट्स। तो इसमें कह रहा है कि एफडीआई है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की कमियां होती हैं, या उनमें जो डेफिसिट आया करता, उसको भी हटाता है। अब ये कैसे होएगा, देखिए डेफिसिट हमारा किस तरह हुआ करता बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जब हम दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कम किया करते और इंपोर्ट ज़्यादा किया करते, उस कंट्रीज में हमारे पास इंडियन फॉरेन करेंसीज तो कम आया करती, लेकिन हमें जो देनी रहा करती उनके इंपोर्ट के बदले, वो बहुत ज़्यादा देनी रहा करती। तो इस तरह हम माइनस में चला करते, या कह सकते हैं हम डेफिसिट बैलेंस रहा करता। लेकिन अब जब हमारे पास कह सकते हैं कि जब दूसरी कंट्रीज़ हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगी तो कैपिटल भी लेके आएंगी, और कैपिटल क्या है, फॉरेन एक्सचेंज ही तो है।
या फॉरेन करेंसी है वो, तो उसके तरह जो हमारे पास डेफिसिट रहा करता बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जो हमारे पास कमी रहा करती फॉरेन एक्सचेंज की, उस कमी को ये पूरा करती है एफडीआई। नेक्स्ट पॉइंट है एफडीआई एज अ व्हीकल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा भी था कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी में कैपिटल लगाकर या शेयर्स खरीद कर ही उसमें हिस्सा लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर कर भी क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट किया करते थे। तो वही इसमें कह रखा है कि एफडीआई एज अ व्हीकल ऑफ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, सिर्फ अर्निंग। और अर्निंग वो तभी कर सकती है जब वो अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी प्रोडक्शन में और सर्विसेज में, तो वो अपने साथ उन्हें भी लेके आती है। नेक्स्ट है एफडीआई एज अ प्रोमोटर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ होस्ट कंट्री। अब जब कोई इंटरनेशनल कंपनी है किसी कंट्री में जाती है, क्योंकि अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी है तभी वो एक दूसरी कंट्रीज में जाके एफडीआई कर रही है, या कह सकते हैं हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, तो मतलब इसका क्या है कि उसकी अपने आप इंटरनेशनल लेवल पे गुडविल है, उसकी एक वैल्यू है, एक ब्रांड वैल्यू है उस कंपनी की या उस प्रोडक्ट की जो आपके पास इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर उसका प्रोडक्शन आपकी कंट्री में होता है, क्योंकि वो जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है, उसकी वैल्यू भी अच्छी है, तो आपके यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी वैल्यू आपके हिसाब से नहीं मापी जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, उस कंपनी के नाम से जानी जाती है। तो इसीलिए फिर वो आपका एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देता है आपकी कंट्री के। नेक्स्ट है एफडीआई इज द प्रोवाइडर ऑफ इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें है कि जब कोई भी यूनिट कहीं भी एस्टेब्लिश होएगी, कोई भी प्लांट लगेगा, तो ये तो है नहीं कि आज के टाइम में सारा का सारा काम आप मशीन से कराओगे। अगर आप मशीन्स भी या टेक्नोलॉजी यूज़ करके पूरा काम करते हो, तो उन टेक्नोलॉजी को, मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए भी तो हमें कोई चाहिए, यानी हमें ह्यूमन रिसोर्स या लेबर तो चाहिए ही चाहिए। अब कोई कंट्री दूसरी कंट्री में या कंपनी दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करती है तो वो लेबर या वर्क फोर्स तो अपने साथ लेके नहीं आती, ह्यूमन रिसोर्स तो उसी कंट्री से लेती है ना, कि जिस कंट्री में वो अपना इन्वेस्ट कर रही है, तो इस तरह हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है एफडीआई रिजल्ट इन हायर वेजेस। तो अब जो एफडीआई होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नॉर्मली करता कौन है, जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो एक से ज़्यादा देशों में फैली हुई हैं, वो आपकी एफडीआई करती हैं। और जो ये कंपनीज होती हैं, हम कह सकते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स, इनकी क्वालिटी, इनके स्टैंडर्ड्स एक लोकल कंपनी या एक डोमेस्टिक कंपनी से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं, कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इनका जो सैलरी पैकेज होता है, वेजेस स्टैंडर्ड होता है, वो भी डोमेस्टिक के कंपैरिजन ज़्यादा होता है। लास्ट पॉइंट हमारा एफडीआई जनरेट्स कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन होस्ट कंट्री। अब देखिए, अभी आपके पास कंट्री में कोई एक गुड्स था जिसकी डिमांड आपकी पूरी कंट्री में थी, लेकिन उसका सिर्फ एक प्रोड्यूसर था अपनी कंट्री में या एक ही मैन्युफैक्चरर था। तो वो कैसा भी बना रहा था, क्वालिटी अच्छी थी नहीं थी, हम उसी को यूज़ कर रहे थे। लेकिन अभी कोई फॉरेन कंपनी हमारी कंट्री में आती है और सेम प्रोडक्ट का वो प्रोडक्शन करती है, लेकिन उसकी वैल्यू, प्राइस वैल्यू कम रखे और उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की उसके अच्छी रखें, तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में। और जब कंपटीशन बढ़ता है तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा होता किसे है, नॉर्मल पर्सन्स को, या कह सकते हैं हम कस्टमर्स को, क्योंकि उन्हें अब ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, चॉइस होती है, वाइडर रेंज होती है, प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम होती है, उनकी क्वांटिटी या हम कह सकते हैं क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये तो थे कुछ एफडीआई के एडवांटेज, या कह दें एफडीआई का डेवलपिंग कंट्रीज पे एडवांटेज। तो हर इसके हम देखते हैं डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने एडवांटेज पढ़े तो डिसएडवांटेज भी होंगे इसके। तो फर्स्ट है फॉरेन एंटरप्राइजेज में डिमांड या में डिपेंड ऑन डोमेस्टिक कैपिटल। अब आपने देखा होगा कि जब कोई कंपनी आती है या कोई बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल्स है, तो उसके आप शेयर्स खरीदते हैं। तो शेयर्स क्या है, ये तो नहीं है कि वो अपनी कंट्री से कोई कैपिटल लेकर हमारी कंट्री में आया। वो नॉर्मली हमारी कंट्री में आता है, अपनी कंपनी फॉर्म करता है और उसके शेयर्स निकाल देता है, या कह सकते हैं उसे जितनी नीड होती है कैपिटल की, उनको पार्ट्स में डिवाइड करके शेयर्स बना देता है और उन्हीं को हमारे लोकल्स खरीदते हैं। या फिर ये कह सकते हैं अगर वो आता है तो हमारी लोकल गवर्नमेंट से, बैंक से लोन लेके ही अपनी बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो ये कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब अगर एफडीआई हमारी कंट्री में आती है तो कैपिटल लेके आए, हो सकता है कि हमारी डोमेस्टिक कैपिटल पर ही डिपेंड होकर आए। दूसरा है नीड नॉट नेसेसरली रिमूव बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्स्ट्रेंट इन द लॉन्ग रन।
अब इसमें होता है कि जब आप एफडीआई किसी कंट्री में करते हैं, अगर हमारी कंट्री में बाय चांस आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई कंट्री हमारी कंट्री में आती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो एक बार तो अपने साथ कैपिटल भी लाएगी, टेक्नोलॉजी को भी लेके आएगी, सही है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व बढ़ा, एक बार तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ टाइम के लिए तो बैलेंस हो गया, या हम कह सकते हैं हम सरप्लस में आ गए। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो कंपनी अर्न करना शुरू करेगी, उसकी ग्रोथ होगी, उसे प्रॉफिट होगा, तो क्या करेगी? अब ये तो है नहीं कि उसे प्रॉफिट होगा तो हमारी कंट्री में उस प्रॉफिट को छोड़ेगी। प्रॉफिट तो वहीं जाएगा ना जो उसकी पेरेंट कंपनी है, या ये कह सकते हैं उस कंट्री को जाएगा जिस कंट्री की कंपनी ने इन्वेस्ट करा है हमारी कंट्री में। तो प्रॉफिट जब उस कंट्री में जाएगा तो वो भी तो उसी फॉर्म में जाएगा जिस फॉर्म में वो आया था, मतलब फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में जाएगा। तो फिर से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाएगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो एफडीआई होती है कोई लॉन्ग टर्म के लिए हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक नहीं करती। नेक्स्ट है एफडीआई में नॉट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। अब कह सकते हैं कि जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी में जाती है या दूसरी कंट्रीज में जाती है कंपनीज, तो ज़रूरी नहीं कि वो अपनी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी आपके वहाँ एस्टेब्लिश करें, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो आपके वहाँ अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी लाते हैं तो हो सकता है उनके आइडियाज़ से या उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम पहचान सकें या हम उससे अच्छा डेवलप कर सकें। तो इससे उन्हें लॉस होता है, क्योंकि अगर उनके प्रोडक्ट से अच्छा प्रोडक्ट हमने डेवलप कर लिया तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए वो सिर्फ उन्हीं टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफ़र करते हैं जो उस कंट्रीज में या तो ऑब्सोल्यूट हो चुकी होती है, या फिर वो टेक्नोलॉजी जो नॉर्मली हर जगह इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारा एफडीआई में नॉट प्रोवाइड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। अब हमारी कंट्री में बाय चांस कोई एफडीआई आती है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा पे करती है, तो अब क्या होगा? जब प्रोडक्शन करेगी तो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स उनकी वैल्यू, क्वांटिटी, क्वालिटी सब कुछ अच्छी होगी। तो अब उसी चीज़ का जो प्रोडक्शन हमारी डोमेस्टिक कंपनीज कर रही थी, क्या होगा? वो धीरे धीरे लॉस में आएंगी, और जब वो लॉस में आएंगी तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होएगा, और इन कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट होएगा। तो एक तरह से वर्कर्स की जॉब जाएगी, और दूसरी जगह एफडीआईज में या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जहाँ कंपनीज हैं वहाँ उसे जॉब मिलेगी। तो ये तो नहीं कह सकते कि उसका कोई एडिशनल एम्प्लॉयमेंट हुआ है। एक जगह जॉब गई है, दूसरी जगह जॉब मिली है उन्हें, तो एक तरह से बैलेंस ही चलता है। ये नहीं कह सकते हम कि एफडीआई कोई एडिशनल एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में लाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एफडीआई में नॉट लीड टू हायर वेजेस। अब एफडीआई क्या होती है? जब आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं या कंपनी क्रिएट करते हैं, तो आप जो उसके अपर लेवल या मैनेजरियल लेवल पे जिन्हें रखते हैं वो आपके वही होते हैं जो आप या तो भरोसेमंद हो या आपकी खुद की कंट्री के हों, क्योंकि आप किसी दूसरी कंट्री के पर्सनस को, लेबर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को अपनी टेक्नोलॉजी या कह सकते हैं मेन अथॉरिटी पे नहीं रखते। मैक्सिमम देखा जाता है हर एमएनसीज में कि अगर उसकी अगर कोई सुपर हायर अथॉरिटी है तो वो उसी कंट्री से होती है जिस कंट्री की वो कंपनी होती है। वो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़रूर देते हैं लेकिन सिर्फ लो लेवल पे। लो लेवल की जो वैकेंसीज होती हैं, रिक्रूटमेंट होती है, उनमें तो हमारा यूज़ करते हैं, लेकिन जो हायर लेवल मैनेजमेंट पोस्ट होती है उनमें नहीं करते। लास्ट पॉइंट है एफडीआई में नॉट क्रिएट एडिशनल एक्सपोर्ट्स। अब इंडिया और चाइना का हम एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ कोई कंपनी आती है, वो अपना इन्वेस्ट करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है, तो टोटल प्रोडक्शन जितना होगा ना उससे कहीं ज़्यादा इन कंट्रीज में डिमांड है उस चीज़ की, क्योंकि इनका जो स्केल है एरिया का, या डिमांड कह सकते हैं, कंजप्शन है, बहुत ज़्यादा है। जब आप हमारी डोमेस्टिक मार्केट को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो आप एक्सपोर्ट क्यों करोगे? तो हमारा एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देखते हैं कि रिसेंट ट्रेंड क्या है एफडीआई के। तो द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ एक्सेलरेटेड द एफडीआई फ्लोज। सभी जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, पॉलिसीज थी, या बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे जिनके थ्रू एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना इजी नहीं था। अगर पॉसिबल भी था तो उसके बाद भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस रहा करती उनके ऊपर, उनके इन्वेस्टमेंट पे। बट जब 1991 में कह सकते हैं हम ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई, तो उसके बाद सारे बैरियर्स को हटा दिया गया था, जिसने कि एफडीआई को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से एफडीआई का फ्लो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है।
देखते हैं द हाई शेयर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन एफडीआई आउटफ्लो। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं क्या कर रही हैं, दूसरी कंट्रीज में अपनी एफडीआई कर रही हैं, अपनी कैपिटल दूसरी कंट्रीज में ले जा रही हैं, टेक्नोलॉजी ले जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो तो डेवलप्ड हो चुके हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करके, क्योंकि उनके पास इतना ना तो कैपिटल है, ना टेक्नोलॉजी है, ना क्वालिटी है, तो वहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लगाकर, इंडस्ट्रीज को लगाकर वहाँ से अर्निंग कर रही हैं। अब देखते हैं कि कुछ सालों में हमारे पास टेबल आप देख सकते हैं, इसमें हमने 2003 से लेके 2005 का ट्रेंड दिया है कि कौन सी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं और कौन कितना आउटफ्लो और इनफ्लो कर रहा है एफडीआई में। अब आप देखते हैं कि अगर हम सिर्फ इनफ्लो की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके पास इनफ्लो कितना है आप देख सकते हैं, 358.5 यूएस बिलियन डॉलर आपका 2003 का है। ये सारी टर्म्स हमारी यूएस डॉलर बिलियन में है। दूसरे में 2004 में डेवलप्ड कंट्रीज का क्या है इकोनॉमीज का, 396.1 और 2005 में 542.3। ये तो है कि जब डेवलप्ड इकोनॉमीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमीज में, डेवलप जो अभी कंट्री डेवलप हो रही हैं उन कंट्रीज में कितनी आई है, तो वो देखते हैं। 2003 में आई थी 175.1, 2004 में आई है 275.0 और 2005 में आई है 334.3। तो आप ट्रेंड देख सकते हैं कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनमें इनफ्लो का रेट बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, या कहते हैं बहुत कम बढ़ा है। क्योंकि 2003 में आपकी 358 थी और 2005 में कितनी गई है, 542। ये उसका डबल भी नहीं हुई है। लेकिन अगर आप अभी ये चीज़ डेवलपिंग इकोनॉमीज में देखते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में देखते हैं, तो 2003 में 175 थी और जो कि 2005 में जाकर 334 हो गई है। अब अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं कि एक तरह से डबल हो गई है काफ़ी हद तक। तो यही है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया है क्योंकि वो पहले से ही डेवलप, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब हम आउटफ्लो देखते हैं कि उन्होंने कितना दूसरे में, ये तो था हमारे पास कि उनके पास कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है फॉरेन मार्केट से। अब अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज आउटफ्लो मतलब उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है दूसरी कंट्रीज में। हम 2003 की बात करें तो 514.8, 2004 की बात करें तो 686.3 या फिर आप कह सकते हैं 686.3 और 2005 में 646.2। ये तो था हमारा डेवलप्ड इकोनॉमीज ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट को दूसरी कंट्रीज में किया है। अब डेवलपिंग इकोनॉमीज को देखते हैं हम, तो इन्होंने 2003 में 35.6, जो कि देख सकते हैं आप डेवलप्ड इकोनॉमीज कंपैरिजन बहुत कम है, क्योंकि डेवलप्ड की कितनी है 2003 में 514.8 और इनकी कितनी है 35.6। 2004 में इनकी है 112.78 और 2005 में है 117.5। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से हम ग्राफ देख रहे हैं कि अब ये नहीं है कि सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमीज ही दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रही हैं। वो तो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कि उनका लेवल को इतना ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये बहुत तेजी से इस चीज़ की तरफ बढ़ रही हैं, एफडीआई की तरफ बढ़ रही हैं दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट के लिए। आप देख भी सकते हैं कि 2003 में जो आउटफ्लो था वो 35.6 था और जो 2005 का आउटफ्लो है वो 117.5 है। कह सकते हैं नियरली ये उसका 300% है या 3 गुना कह सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं जो एफडीआई में है डेवलप्ड इकोनॉमीज से ज़्यादा डेवलपिंग इकोनॉमीज काम कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज एक दूसरी कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट कर रही हैं। अब रिसेंट ट्रेंड्स इन एफडीआई फ्लो। अब रिसेंट ट्रेंड हम ये देखते हैं कि एफडीआई किस सेक्टर में काम कर रही है या किस किस चीज़ में इसकी डिमांड ज़्यादा है, या किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है एफडीआई के थ्रू। अगर हम सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि सेक्शन वाइज करते हैं, द शेयर ऑफ एफडीआई इन द मैन्युफैक्चरिंग मार्केट हैज़ रिमेन्ड स्टेबल एंड इट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग
सेक्टर की, तो वो स्टेबल है, पहले जितना था आज भी उतना ही है। और या फिर ये कह सकते हैं कि एक तरह से हर डेवलपिंग कंट्रीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मतलब गुड्स प्रोडक्शन कंजप्शन इन सब चीज़ों, कंजप्शन प्रोडक्शन तो कंजप्शन हरदम सेम ही रहेगा या बढ़ेगा। ये तो है नहीं कि अगर आप आज दो रोटियां खा रहे हैं या दो ब्रेड खा रहे हैं तो कल आप एक खाना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी एज बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो धीरे धीरे आप उसकी डिमांड और करोगे। लेकिन यहाँ पर जो है एफडीआई मैन्युफैक्चरिंग में स्टेबल है। द शेयर ऑफ सर्विसेज सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन अभी हम अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, दोनों जगह पर जो शेयर एफडीआई का बहुत तेजी से बढ़ा है। क्या आप देख भी सकते हैं रिसेंटली 10 to 15 ईयर्स सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से या इंटरनेट की हेल्प से, या कह सकते हैं हम कि टेक्नोलॉजी इस लेवल पे बढ़ती जा रही है, या हम सर्विसेज को बाहर के कंपैरिजन हर चीज़ को हम इजीली बना रहे हैं या इजी बना रहे हैं। अब सर्विसेज में आप देख सकते हैं एटीएम सर्विस हमारा, पहले हर कोई इंसान बैंक में जाता था, पैसे निकालता था और उसे अपनी होम ब्रांच में जाना पड़ा करता। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आप कहीं मत जाइए, अगर आपको पेमेंट करनी है किसी चीज़ की तो आप ऑनलाइन करते हैं। अगर आपको कैश भी चाहिए तो नियरेस्ट एटीएम्स पे जाकर आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जिनका ट्रेंड बढ़ रहा है, क्योंकि ये सब सर्विसेज सेक्टर कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी से, और टेक्नोलॉजी टाइम के साथ डेवलप होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेज लाइक बैंक इंश्योरेंस अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसा हमने अभी ऊपर बात करी कि बैंक इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है एफडीआई में, क्योंकि यही कुछ सेक्टर्स हैं जो कह सकते हैं हम कि बहुत तेजी से डेवलप हुए हैं। रीजन क्या है इनका, टेक्नोलॉजी की वजह से। क्योंकि बैंक पहले सब कुछ आप काम बैंक में जाके किया करते हैं, लेकिन आजकल सारा बैंक एक तरह से कह सकते हैं हम ऑनलाइन हो चुका है। इंश्योरेंस देख सकते हैं कि पहले इंश्योरेंस पे रेस्ट्रिक्शंस थे, पहले दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में आके इंश्योरेंस नहीं कर सकती थी या कंपनीज नहीं ओपन कर सकती थी, क्योंकि ये सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट के पास था। गवर्नमेंट ने अब इसे लेकिन प्राइवेटाइजेशन में भी कर दिया है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, और फाइनेंशियल सेक्टर से भी इसी तरह है। और जब फॉरेन कंट्रीज को दिखा कि इस चीज़ में अच्छी ग्रोथ है और गवर्नमेंट ने अपनी रेस्ट्रिक्शन हटा दी हैं, तो इस चीज़ में बहुत तेज़ी से उछाल देखा गया है, जो कि हम ग्रोथ कह सकते हैं एफडीआई की। नेक्स्ट हमारा एफडीआई इन द सर्विसेज सेक्टर हैज़ बीन ग्रोइंग ओवर द फ्यू पास्ट ईयर्स एट द फास्टर रेट अदर देन। कह सकते हैं कि इसमें क्या कहा है कि जो हमने ऊपर कही कि मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन सर्विस सेक्टर में एफडीआई बहुत तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि आजकल हर चीज़ को हम टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। और हम देखते हैं कि किस चीज़ को हम पब्लिक को या कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकें, कम से कम उसकी मेहनत के द्वारा। अब हमारा दूसरा तरीका जो होता है एफडीआई का, जो हम देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स हुआ करते या एक्विजिशंस हुआ करते। तो क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स, जब आप दूसरी कंट्री में जाके वहाँ की किसी कंपनी को अपने साथ मर्ज कर लिया करते, या दो कंट्रीज की कंपनी मिल के कोई एक नई कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग या कह सकते हैं नाम धरा करती, ये होता था इसमें कि जब आप दो कंपनीज मिला के किसी एक नई कंपनी को फॉर्म करते हैं, एक नई लीगल एंटिटी बनाते हैं, तो वो हमारा हुआ करता क्रॉस बॉर्डर मर्जर। और एक्विजिशन हुआ करता कि आप किसी दूसरी कंट्री में गए और उस कंट्री की कंपनी को ही आपने पूरा परचेज कर लिया, उसका टोटल शेयर, और उस कंपनी का नाम आपने अपनी कंपनी के ऊपर धर दिया। अब ये भी आपने पहला पॉइंट देख सकते हैं कि क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आर अनदर ट्रेंड, मेजर ट्रेंड इन एफडीआई। एफडीआई का ये भी एक बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि एफडीआई इस तरह भी की जाती है, इन्वेस्टमेंट इस तरह भी आती है। अगर कोई आपके पास आता है, आपकी कंपनीज को खरीदता है, लोकल्स की डोमेस्टिक कंट्री कंपनीज को, या हमारी किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके मर्जर करके एक नई कंपनी फॉर्म करता है, तो भी तो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये भी है। और दूसरा पॉइंट है क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आर primarily concentrated in developed countries, but there is also a trend towards increasing in such deal in some developing countries। अब ये चीज़ पहले कहाँ देखी जाया करती, पहले सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में देखी जाया करती, क्योंकि कोई आपकी कंपनी को अपने साथ मिलाना क्यों चाहेगा, या कोई आपके साथ मिल के नई कंपनी क्यों फॉर्म करेगा, क्योंकि हो सकता है आपकी वैल्यू अच्छी हो और उसकी वैल्यू अच्छी हो, दोनों मिल के बनाओगे तो एक चीज़ का प्रॉफिट दोनों को उठाओगे उस नई कंपनी का। लेकिन अभी आपकी कोई डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके पास कोई ऐसी कंपनीज नहीं है जिसकी गुडविल इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो आपके साथ मर्जर क्यों करेगा या आपको एक्वायर भी क्यों करेगा।
तो पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ में था, लेकिन अब टाइम के साथ डेवलपिंग कंट्रीज़ भी डेवलप हो रही हैं। यहाँ की भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेशनल लेवल बहुत अच्छा कर रही हैं। जैसा आप देख सकते हैं, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है और इस टाइम हमारे पास टीसीएस है, इन्फोसिस है, महिंद्रा है। ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है हमारा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अब ये क्या होता है? हमने एफडीआई तो पढ़ ली, उसके इम्पैक्ट देख लिए, या उसका क्या पैटर्न चल रहा है एफडीआई का वो देख लेते हैं। अब एक नई टर्म आती है हमारे सामने, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जिसे कि हम ट्रिम भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इसमें क्या होता है? द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स कॉल फॉर इंट्रोड्यूसिंग नेशन ट्रीटमेंट ऑफ foreign investments are removed by quantitative restrictions. Under the national treatment rules, WTO members states to commit themselves to treat foreign enterprises under the same terms and conditions as their domestic companies. अब इसे क्यों किया गया था? जब आप किसी कंपनी के साथ, किसी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, तो आपके पास पहले बहुत सारे बैरियर्स रहा करते हैं, या हमारी गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स को अलग से ट्रीट किया करती कंपैरिजन टू लोकल प्रोडक्ट्स को, या फिर कह सकते हैं हम रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिया करते थे। तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए ये रूल आया था, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जो कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसने कुछ ऐसे रूल्स बनाए कि जो कंट्री उन रूल्स पे साइन करेगी वो उन रूल्स को फॉलो करेगी और उन कंट्रीज़ में ईजिली ट्रेड हो सके। तो इसके कुछ फीचर्स थे, वो देख लेते हैं हम कि ट्रेड एग्रीमेंट में, ट्रिम एग्रीमेंट में था क्या। तो फर्स्ट है, अप्लाई ओनली टू इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड इन ट्रेड इन गुड्स, नॉट ट्रेड इन सर्विसेज। अब इसमें जो एग्रीमेंट में उन्होंने बात कही ट्रेड की, तो वो सिर्फ गुड्स के बारे में उन्होंने बात की। आप गुड्स का ट्रेड इस तरह करोगे, उस तरह करोगे, या आप गुड्स के ट्रेड को मना नहीं कर सकते या बैरियर नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने सर्विस की कोई बात नहीं करी है इसमें। सेकेंड पॉइंट है, फोकस ऑन द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जैसे हमारी कंट्री में कोई प्रोडक्ट आता है तो हम कहते हैं कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, तो हम उसे एक अलग ही मेंटल लेवल पे ट्रीट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ट्रीट करे। तो इस एग्रीमेंट में था कि अगर आपके पास किसी दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट आता है तो आप उसको इस तरह ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब भेदभाव नहीं करेंगे अपनी लोकल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स के साथ और उनके साथ, दोनों को आप सेम ट्रीट करेंगे, एक जैसा दोनों के साथ व्यवहार करेंगे। तीसरा पॉइंट था, डज नॉट रेगुलेट द एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट। अब आपकी कंट्री में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो आप उसे रेगुलेट नहीं करेंगे कि वो यहाँ पे नहीं कर सकता, मतलब उसके कह सकते हैं कि उसका कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, या फिर उसके इन्वेस्टमेंट का आपको शेयर होना चाहिए इतना, या आप इतना शेयर हमें दो, या आप अभी हमारी कंट्रीज में नहीं आ सकते, या उस पर बैरियर लगा दो। ऐसा कोई भी काम अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है आपकी कंट्री में तो करेगा, उसके लिए आप उसे मना नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट है, कंसर्न मेजर्स अप्लाई टू बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक कंपनीज। अब इसमें जो रूल्स थे वो दोनों के लिए थे, फॉरेन कंपनीज के लिए भी और डोमेस्टिक। अब बाई चांस आपकी कंट्री कंपनी या आपकी जो गवर्नमेंट है कोई रूल बनाती है, तो ये नहीं है कि वो रूल सिर्फ फॉरेन कंपनीज पे लागू होंगे या फॉरेन कंपनीज पे अप्लाई होंगे, वो दोनों कंपनीज पे, डोमेस्टिक फॉरेन पे अप्लाई होंगे। और ये सारे मेजर्स किसके लिए बनाए गए थे? दोनों के लिए। अगर आपकी कोई डोमेस्टिक मतलब कंपनी है तो वो भी कभी ना कभी फॉरेन में इन्वेस्ट करेगी या दूसरी कंट्रीज में जाएगी, या फॉरेन की कंपनी आपके पास आती है। तो हम दूसरा देखते हैं पॉइंट, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। अब हमने पीछे बात किया कि उसमें सिर्फ सर्विसेज ऑफ, मतलब सर्विस नहीं, सिर्फ गुड्स के ट्रेड के बारे में बात करी गई थी। अब इसमें क्या है वो देख लेते हैं हम। The multilateral investment agreement is to standardize their provisions and bring it under the control of multilateral institution with an effective dispute settlement mechanism. अब ये क्या था? इसमें था कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी दूसरी कंट्री के साथ, या कह सकते हैं पेमेंट इशू, आपकी प्रॉब्लम्स हुई, लड़ाइयाँ हो गई आपकी, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने किसी दूसरी कंट्री में ट्रेड करा, आपको पेमेंट नहीं मिल रही, आपने किसी दूसरी में अपना प्लांट लगा रखा है, उस प्लांट पे वहाँ की गवर्नमेंट ने या कह सकते हैं वहाँ के लोकल्स ने कुछ भी ऐसा कि उसे अपने अंडर में ले लिया। तो ऐसे कोई भी डिस्प्यूट्स जो ट्रेड से में आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में, इंटरनेशनल ट्रेड के दौरान, वो सब, उन सब इश्यूज़ को, उन सब क्वेरीज को सोल्व करने के लिए
WTO को बनाया गया और इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे कि अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट्स होता है, मनमुटाव होता है, तो उसको WTO के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से किया जाएगा सॉल्व। अब इसमें क्या क्या था वो हम देख लेते हैं। पहला था मेजरिंग रिलेशंस टू एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट। दूसरा आपका मेजर्स रिलेटिंग टू ओनरशिप एंड कंट्रोल। थर्ड आपका मेजरिंग डीलिंग विद setting of appropriate standards of behavior for investors and ensuring proper functioning of market. Fourth आपका measuring dealing with elimination or reduction of non-business risk through provision on investment protection and settlements of disputes. अब इसमें क्या बात कही इन्होंने कि फर्स्ट आपका कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर अपना स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लगाते हैं या किसी के साथ ट्रेड करते हैं, तो उसके रूल्स रेगुलेशंस इन्होंने बनाए कि आपको किस तरह ट्रेड करना है। पेमेंट करोगे तो आप किस तरह पेमेंट करोगे, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाके अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या परमिशन चाहिए, किन किन रूल्स रेगुलेशंस का ध्यान रखना है। दूसरा था हमारा रिलेटिंग द ओनरशिप एंड कंट्रोल, कि अगर आप किसी कंट्री में लगाते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस पर आपका कंट्रोल कितना रहेगा। और कुछ प्रोडक्ट्स हैं अगर उन पर आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते या इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट का कितना हिस्सा रहेगा। थर्ड था हमारा कि इसमें था कि स्टैंडर्ड होते हैं कि आपका अगर आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं या वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो मार्केट है उसके हिसाब से आपको क्या कह सकते हैं स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना था, या फिर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मार्केट कि आप मार्केट के हिसाब से ही वहाँ काम करें। ये नहीं है कि आप ब्लैक मार्केटिंग कर सकते हैं या ऐसा कोई काम नहीं करेंगे आप कि जो वहाँ पर लीगल ना हो, इलीगल हो, या स्टॉक नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स को, या इस तरह के काम थे कि आपको वहाँ पर किस तरह मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है या एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है। और लास्ट हमारा भाई था कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट्स होता है तो उसकी सेटलमेंट किस तरह होगी और जो हमारे रिस्क थे उनको किस तरह कम किया जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ऑलमोस्ट मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट था कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री का करते हैं ट्रेड तो इसमें रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज थी जिनके थ्रू आप डिस्प्यूट्स को ख़त्म कर सकते हैं या आपके जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप दूसरी कंट्रीज़ के रूल्स की वजह से उनको ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन ये रूल सिर्फ उन्हीं कंट्रीज पर अप्लाई होते हैं जिन्होंने WTO के एग्रीमेंट को साइन कर रखा है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है FDI इन इंडिया। अब इंडिया में FDI का क्या इम्पैक्ट है या किस तरह बढ़ी या किस तरह घटी वो देखते हैं हम कि FDI इंडिया में क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो अ सेलेक्टिव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कुछ भी इस लेवल का नहीं था कि हम पूरी इकनॉमी को सही से चला सकें। तो हमें उस टाइम पे कह सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने तब से ही कोशिशें करी हैं या पॉलिसीज बनाई हैं कि जिससे बाहर की कंट्रीज़ हमारी कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। लेकिन जो सप्लाई थी या टेक्नोलॉजी थी वो लिमिटेड आ रही थी हमारे पास। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी, हमें कैपिटल भी चाहिए था, हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए था, क्योंकि ना तो हमारी टेक्नोलॉजी इस लेवल की थी ना हमारे पास कैपिटल थी। तो 1991 में हमारी जब इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया और उसमें FDI की जो पॉलिसीज थी उन्हें रीन्यू किया गया, जिससे हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा FDI आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा जाता है कि इंडिया ने FDI के लिए कौन कौन सी स्टेप्स उठाए हैं या इंडियन गवर्नमेंट्स ने कौन कौन सी स्टेप्स उठाए हैं। तो देख सकते हैं आप, पहला है ऑटोमेटिक रूट टू FDI के जो बैरियर्स थे कह सकते हैं हम उनको हटा दिया गया है। आप इजीली अब इंडिया के अंदर FDI कर सकते हैं या कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में FDI कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। एंडिंग द गवर्नमेंट मोनोपोली इन इंश्योरेंस, जैसे कि हमने पिछले भी पढ़ा था कुछ स्लाइड्स पहले कि इंश्योरेंस पहले सिर्फ गवर्नमेंट के पास था इंश्योरेंस सेक्टर, लेकिन अब उसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए खोल दिया गया। जब प्राइवेट के लिए खोला गया तो अदर कंट्रीज की जो इंश्योरेंस कंपनीज थी वो इंडिया में आई और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तीसरा है ओपनिंग अप ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। अब पहले हमारी कंट्रीज में अदर कंट्रीज के बैंक अपनी ब्रांच नहीं खोल सकते थे या अपने बैंकिंग सेक्टर को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे, लेकिन 1991 में गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को भी हटा दिया और एकदम ओपन कर दिया कि हमारी कंट्री में आप आके अपनी बैंकिंग सर्विसेज दे सकते हैं और उसकी यूनिट को एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट किया हमारी गवर्नमेंट ने कि अगर कोई कंपनी हमारी कंट्री में आती है, इन्वेस्ट करती है,
तो हम उसके ट्रेडमार्क को, उसके पेटेंट को सिक्योरिटी दें, प्राइवेसी दें या फिर प्रोटेक्शन दें कि उसका कोई मिसयूज ना कर सके। किसके थ्रू? लेजिस्लेचर, कानून बना दिया हमारी गवर्नमेंट ने कि जिसके थ्रू किसी का भी ट्रेडमार्क या पेटेंट बिना उसकी परमिशन के कोई यूज नहीं कर सकता था। और जब उन्हें सिक्योर फील होगा अदर कंट्रीज को कि उनके प्रोडक्ट हमारी कंट्रीज में या उनकी टेक्नोलॉजी हमारी कंट्रीज में सेफ है, प्रोटेक्ट है, तभी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। फिफ्थ, कंक्लूजन ऑफ डबल टैक्सेशन पॉलिसीज। अब तक हमारी कंट्रीज में डबल टैक्सेशन पॉलिसीज थी कि आपको यहाँ पर भी टैक्स देना है, आपको वहाँ पर भी टैक्स देना है। या इंडिया में भी आपके कह सकते हैं, अगर कोई हम वो अपनी इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या करते वहाँ के प्रोडक्ट्स को, तो एक तो आपको ड्यूटी दिया करते, और आप अगर यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप दूसरी कंट्रीज में ले जाते हैं, यहाँ अर्निंग करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ प्रोडक्शन के बाद भी टैक्स देना पड़ता था आपको। तो उस गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने, कि टैक्सेशन को घटा दिया, उसको सिर्फ एक बार कर दिया कि आपको टैक्स सिर्फ एक बार देना पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट हमारा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशन अथॉरिटी इन order to ensure that the approval of FDI are quickly transferred into actual investment as flows। अब पहले एफडीआई में प्रोसेस में बहुत टाइम लगता था, वो एप्लीकेशन भेजते, हमारी गवर्नमेंट अप्रूवल करती, फिर अथॉरिटीज भेजती, या उसमें कह सकते बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था, बहुत सारे स्टेप्स थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन स्टेप्स को कम कर दिया कि जिससे एफडीआई जल्दी से जल्दी हमारी कंट्री में आए और उसका फ्लो हो, वो बहुत जल्दी हो सके, कंपैरिजन टू लॉन्ग स्टेप्स की वजह से टाइम ज़्यादा ले। पहले हुआ करता कि आज उन्होंने अप्लाई करा, 10 दिन, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, कई बार साल साल लग जाए करते इस प्रोसेस में, लेकिन अब उन प्रोसेस को हटा दिया गया है। तो थैंक यू गाइज, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।